जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, इनको यदि आप यूज़ करोगे, तो ना केवल आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करोगे, बल्कि अपनी ट्रू पोटेंशियल को अचीव करोगे। तो लास्ट तक देखिए और बताइएगा ज़रूर कि कौन-सी टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम या चैलेंज जो स्टूडेंट फेस करते हैं, वो होता है आपका स्ट्रेस और एंग्जायटी के लेवल का बढ़ जाना। ये आपका एग्ज़ाम से पहले भी हो सकता है, एग्ज़ाम के टाइम भी हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार स्ट्रेस बढ़ता ही क्यों है। देखिए, स्ट्रेस आपकी बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है आपको आने वाले चैलेंज के लिए प्रिपेयर करने का। फॉर एग्जांपल आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। अब एग्जाम में जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो आपके ब्रेन को ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा देर तक फोकस करना है, तो उसे चाहिए ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऑक्सीजन। इसके लिए आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसकी हार्ट बीट बढ़ा दे रही है। अब इससे आपके ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो ज़्यादा देर तक काम कर पाएगा। तो यदि स्ट्रेस कुछ इस तरह का है कि आपको बेनिफिट कर रहा है, यानी कि एक मैनेजेबल कंडीशन में है, तो ये अच्छी बात है। बट यदि आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, अब आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, जो साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं और आपकी रॉन्ग अप्रोच के कारण भी हो सकती हैं, जिससे आपका स्ट्रेस और बढ़ रहा है। तो आइए उनको जानते हैं और एक-एक करके टैकल करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि यदि आप अपने मन में एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ एक्सपेक्टेशन बना लेते हो कि मुझे फला-फला मार्क्स चाहिए, फला-फला रैंक चाहिए। इससे आपका जो फ़ोकस है वो प्रोसेस पे ना होकर रिज़ल्ट की तरफ जाता है। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते भी हो, तो आप बार-बार अपने रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे होते हो। आप वहाँ पर एक्चुअली में फ़ोकस ही नहीं करते हो, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको फ़ोकस करना चाहिए। आप डे ड्रीमिंग में चले जाते हो, जो कि फिर आपको स्ट्रेस लेवल को और बढ़ाती है। क्योंकि इससे आपकी जो एफिशिएंसी है, स्पीड कम हो रही होती है, तो रिज़ल्ट क्या होता है, जैसे आप घड़ी देखते हो, आपका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। इसलिए आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले बहुत ज़्यादा टारगेट्स नहीं बनाने कि मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं, इतने क्वेश्चन करने हैं। आपका सिंपल टारगेट होना चाहिए कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा होऊँगा, उस वक़्त जो प्रॉब्लम मेरे सामने होगी, यदि मुझे आती है तो मैं सॉल्व करूँगा, मुझे नहीं आती है तो मैं उसे स्किप कर दूँगा, दैट्स इट। यदि आप ऐसा सोचते हो ना, तो आपका दिमाग बहुत शांत रह सकता है और आप बहुत ही आसानी से ज़्यादा फ़ोकस के साथ, अच्छे रिकॉल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके साथ ही कुछ बच्चों का घड़ी देखकर स्ट्रेस बढ़ता है। इसके लिए आपको ये करना है कि आप जब तैयारी कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो ना, उस टाइम आप घड़ी के साथ करो। धीमे-धीमे आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि घड़ी सामने होने का मतलब है कि ज़्यादा फ़ोकस करना है, ज़्यादा एक्टिव रहना है। जिससे जब आप एग्ज़ाम हॉल में अपने सामने घड़ी की टिक-टिक देखोगे या फिर घड़ी को चलता हुआ देखोगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने की बजाय आपके ब्रेन को और फ़ोकस होने के लिए इंडिकेशन देगा। तो आपके लिए अच्छी बात है। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चों को फ़ियर ऑफ अननोन होता है। उनके दिमाग में हमेशा चलता है कि यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया तो, यदि कुछ नया क्वेश्चन आ गया, कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो यदि दिमाग में आपके ऐसे चल रहा है, तो आप इसको ऐसे सोचिए, यदि कुछ ऐसा होगा, तो वो सबके साथ होगा। यदि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा, जो बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है, तो वो सबके लिए होगा, क्या सिर्फ़ आपके लिए होगा? तो आंसर है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को आप ऐसे मजबूत कीजिए, जो चीज़ सबके लिए है वो मेरे लिए है, राइट? सबको नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, और किसी को यदि आती है तो अच्छी बात है, ये उसका लक है। बट चूँकि ये नॉर्म नहीं है, इसकी सिर्फ़ पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बट यदि आ भी जाता है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि सारे सवाल तो ऐसे होंगे नहीं। चुनिंदा कभी-कभार कोई एक आध सवाल ऐसा आ जाता है, तो आपको उस एक आध सवाल की स्ट्रेस नहीं लेनी है। बहुत से बच्चे एक और गलती करते हैं, एग्जाम से पहले तक बिल्कुल पढ़ते रहते हैं, उसकी एक रात पहले सोए ही नहीं होते। या फिर जैसे आपका एग्जाम मान लीजिए 3 बजे है, तो सुबह से 3 बजे तक लगातार पढ़े जा रहे हैं। अब इससे होता है क्या कि आपका ब्रेन ऑलरेडी थक चुका है। जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो, तो वहाँ पर उसको और ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बट वो ऑलरेडी थक चुका है। तो जब आप थके दिमाग से अपना एग्जाम दोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं मार्क्स तो कम आएँगे ही। जब भी एग्जाम में जाएँ, एक रिलैक्स माइंड के साथ जाएँ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सेल्फ क्रिटिसिज्म की। बहुत सारे बच्चे एग्जाम हॉल में एग्जाम देते ही वक़्त, जैसे ही उनसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, खुद को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि अब तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, अब क्या होगा, ये सवाल तो हुआ नहीं है, ये सवाल तो मैंने बहुत अच्छे से किया था, इसका टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मेरा फेवरेट था, बट मुझसे नहीं हुआ है। और आपके दिमाग में इस तरह से नेगेटिव क्रिटिसिज्म चलना शुरू हो जाता है, जिससे आपका फ़ोकस तो कम होता ही होता है, बल्कि स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी लेवल भी बढ़ जाता है।
जो फर्दर आपका रिकॉल कम करेंगे और आपकी मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, आता हुआ आप नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये कीजिए कि जैसे ही आपको कोई सवाल नहीं आया ना, आप तुरंत उसे स्किप कर दो। इमोशनली अटैच ना हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से कि आपको ये करना ही था, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि आपका अल्टीमेट फोकस है मार्क्स। यदि आप ऐसा कर पा रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जो आप डूएबल है, जो आपको आता है, आप उस पे फ़ोकस कर रहे हो और ये सेल्फ क्रिटिसिज़्म से बच रहे हो, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ही जिन बच्चों के ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होते हैं, वो कई बार एक मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने गलती से कोई ए की जगह बी ऑप्शन टिक कर दिया। अब चूँकि उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो बहुत से बच्चे उसी टाइम सिर्फ़ उस क्वेश्चन को पकड़ कर रह जाते हैं कि मेरा ये 4 नंबर या 2 नंबर जितने मार्क्स का आपका वो क्वेश्चन है, वो मेरा गलत हो गया। अब मेरे इतने नंबर चले गए, अब आगे क्या होगा? हर एग्ज़ाम में ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है कि आप गलत ऑप्शन को टिक कर देते हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है कि क्योंकि यदि आप घबराते हो, तो ये तो सवाल गलत हुआ ही है, साथ ही आगे और बहुत सारे सवाल गलत होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि चलिए गलत हो गया, मान लेते गलत हो गया बट ये एक ही सवाल गलत हुआ है ना, आगे के सवाल तो मुझे सही ही करने हैं और ऐसा सिर्फ़ 1-2 सवाल के साथ होगा। मुझे पता है कि इन 1-2 सवालों से आपकी रैंक बहुत ज़्यादा आगे-पीछे हो जाएगी। बट यकीन मानिए यदि आप इसको लेकर बैठ जाओगे ना तो आपकी रैंक और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब आपका यहाँ पर काम डैमेज कंट्रोल का है कि डैमेज कम से कम हो ना कि मैक्सिमम करना। साथ ही बहुत से बच्चे क्या करते हैं यदि थोड़ा-सा स्कोप है, दाएँ-बाएँ देख लेते हैं। दाएँ-बाएँ देखने पर आपको पाओगे कि बहुत सारे बच्चे तो एकदम लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप अटक गए। तो ऐसी स्थिति में ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ेगा और अंततः आप कम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। कोशिश कीजिए आप इन सारी मिस्टेक्स को ना रिपीट करें। आइए अब जानते हैं कुछ और मिस्टेक्स के बारे में। एक बहुत बड़ी समस्या, एग्ज़ाम में टाइमर चल रहा है, हमें टाइम बचाना है, तो बहुत सारे बच्चे इतनी जल्दी से प्रॉब्लम को पढ़ते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आती और सही से समझने के लिए फिर उन्हें कई बार प्रॉब्लम्स को पढ़ना पड़ता है। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। सही तरीका ये है कि आप अपने क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पढ़िए कि आपको एक बार या मैक्सिमम 2 बार ही उस क्वेश्चन को पढ़ने पर उस क्वेश्चन की पूरी विजुअलाइज़ेशन हो जाए, जिससे कि आप अपने सॉल्यूशन तक बहुत फ़ास्ट पहुँच सकते हो क्योंकि यदि आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, आपका विजुअलाइज़ेशन स्ट्रॉन्ग हो गया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तब आप बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। या फिर यदि आपको सवाल नहीं आता है, तो आप समझ पाओगे सवाल मुझे नहीं आता है और आप स्किप करके अपना टाइम बचा सकते हो। इसके बाद बहुत से बच्चे एक बड़ी मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो डिफ़िकल्ट चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहते हैं। एग्ज़ाम हॉल में भी वो सेम मिस्टेक करते हैं। वो सिंपल टॉपिक्स को, सिंपल प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं कई बार। बट आपको इसका उल्टा करना है। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना है हार्ड प्रॉब्लम्स को। बट जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में हैं, तब आपको प्रायोरिटी देनी है ईज़ी क्वेश्चन्स पे, ईज़ी टॉपिक्स पे। क्योंकि यदि आपने एक बार ऐसा कर लिया, तो ईज़ी क्वेश्चन्स आपने बहुत सारे सॉल्व कर लिए। इससे आपका एक तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। दूसरा चूँकि क्वेश्चंस ईज़ी थे, आपने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके बाद जब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो डिफ़िकल्ट लगेंगे आपको, उस वक़्त आप क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी हायर है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से टैकल कर पाओगे, उन्हें सॉल्व कर पाओगे। साथ ही बहुत से बच्चे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके या टॉपिक को लेके इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है, उसे मास्टरी करी होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि उसी टॉपिक से कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है जो उनसे टैकल नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पर मेरी सलाह आपसे ये है कि आप इमोशनल ना हो क्योंकि आपका एक्चुअल जो मतलब है वो आपके मार्क्स से मतलब है। वो चाहे इस सवाल से आए, चाहे किसी दूसरे सवाल से आए, एग्ज़ाम टाइम इमोशनल होने का नहीं है। एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। ये मैटर ही नहीं करेगा कि आपने किस टॉपिक से कितने ज़्यादा सवाल सॉल्व किए, कितने डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व किए, ये इम्पोर्टेंट रोल है ही नहीं। इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि आपने कितने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व किए और करेक्ट सॉल्व किए। इस पर ज़्यादा फ़ोकस करें। जो सवाल आपको चैलेंजिंग लगा, वो आप घर पे आके बाद में ट्राई कर सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में उसके पीछे टाइम वेस्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यदि आप उसके पीछे पड़ गए, मान लीजिए आपने उस क्वेश्चन में 2 मिनट का क्वेश्चन था, आपने 10 मिनट लगा दिए और आपने सही भी सॉल्व कर लिया। इस स्थिति में भी आपके 8 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए जिसमें आप 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल ना करें, इमोशनल होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। एक और बड़ी मिस्टेक, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे फ़ॉर्मूलेज़, टिप्स, ट्रिक्स इनके चक्करों में पड़ जाते हैं। सोचते हैं कि एग्ज़ाम में से हम अपना टाइम बचाएँगे और धीरे-धीरे ऐसा होता है कि इन ट्रिक्स को याद रखने के लिए भी उन्हें एक्स्ट्रा ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ने लगती है। फिर जब एग्ज़ाम में स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्ज़ायटी बढ़ती है,
तो एक्टिव रिकॉल कम हो जाता है। तो ये जो उन्होंने ट्रिक्स याद कर रखी थी बहुत सारी, वो सारी उनके ब्रेन में याद ही नहीं आती उन्हें, वो रिकॉल ही नहीं कर पाते और फिर वो और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को याद करें, बाकी आप अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। जब मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, थ्योरी में क्या एजम्पशन है और वो किस लेवल तक एप्लीकेबल है। यदि आप ऐसा कर पाते हो तो आप यकीन मानिए, आप एग्जाम में ये जो भूल भुलैया है ना, फैक्ट्स को रटने की, ट्रिक्स को रटने की, इससे आप काफ़ी हद तक निजात पा लेंगे, इससे आप बाहर हो जाएंगे। साथ ही बहुत से बच्चे किसी पर्टिकुलर एग्जाम को एक जजमेंट कॉपी की तरह लेते हैं कि उनका फ्यूचर इस पे क्या होने वाला है, जबकि एक्चुअली होता उल्टा है। जो आपका कोई भी एग्जाम है वो फ्यूचर की कॉपी ना होके आपके पास्ट की कॉपी है कि आप पास्ट में आपने कितने अच्छे से चीज़ें सीखी हैं, कितना आप उन्हें अप्लाई कर पा रहे हो। तो आप उस टेस्ट को एक मिरर की तरह यूज़ करें, ये जानने के लिए कि आप एक्चुअली में किस फील्ड में आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसमें आपकी वीकनेस ज़्यादा है, और जिसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। इतना यदि आप करते हो तो जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो आपको एग्ज़ाम से जो जजमेंट का फ़ियर है, जो स्ट्रेस है, वो आपको मिनिमम होगा या फिर ख़त्म ही हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए अपने एग्ज़ाम को मिरर बनाने की, कि जब तक फाइनल एग्ज़ाम आए आपका, तब तक आप इतने कैपेबल हो चुके हों कि आपको एग्ज़ाम का ये जो जजमेंट का डर है, वो बिल्कुल ही निकल जाए। बहुत से बच्चे क्या है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, सवाल सॉल्व हो गया तो उन्हें लगता है अरे वाह! सिलेक्शन हो गया, अब आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं, आईआईटी कानपुर जा रहे हैं, आईआईटी दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पर ये करूँगा, वो करूँगा। जैसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ, इसका अपोज़िट होने लगता है कि अरे अब तो कहीं नहीं कहीं के नहीं रहे, क्या हो गया? इससे होता ये है कि आपका जो एक्चुअल फ्लो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो ब्रेक हो रहा है। आपका फ़ोकस ब्रेक हो रहा है, आपकी रिदम बिगड़ रही है, आपका मोमेंटम डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान होने वाला है। आपको जजमेंट करने के लिए आप आईआईटी जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, क्या फ्यूचर प्लानिंग रहने वाली है, आपको एग्ज़ाम के बाद भरपूर टाइम मिलेगा, आप तब प्लानिंग कर लीजिएगा, राइट? तो आप अपने ब्रेन को कुछ ऐसे ट्रेन कीजिए, जैसे ही वो फ़ोकस से बाहर हो एग्ज़ाम के टाइम में, आप उसे लेके आओ, आप उसे बताओ, ये जो आप सोच रहे हो, ये जो आपके दिमाग में ख़्याल चल रहे हैं, इनका टाइम आएगा और वो सिर्फ़ एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। आप तब एनालिसिस कीजिएगा, अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन कीजिएगा, राइट? तो अपने ब्रेन को आप जैसे ही आप भटकता है, आप ये सारी बातें भूलिए। नाउ एक काम और आप कर सकते हैं, यदि आपका मेन एग्ज़ाम है, आप हमेशा उससे 2 दिन पहले की डेट को अपने एग्ज़ाम की डेट मानिए। और यदि आप वीकली एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो टाइम है उससे 1 घंटे या 2 घंटे पहले के टाइम को आप ना कट ऑफ टाइम मानिए। यानी कि आप मान के चलिए एग्ज़ाम उस पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट हो रहा है जो आपका कट ऑफ टाइम है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे 2 दिन पहले ही एग्ज़ाम देने के लिए। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि यदि 2 घंटे मिल जाते या 2 मिनट भी मिल जाते तो मैं इतना पढ़ लेता और मेरे कुछ मार्क्स बढ़ जाते। आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यदि आपने 2 दिन पहले या 2 घंटे पहले का टाइम ले रखा है, तो आपको उस टाइम तक सॉल्व करना है, उस टाइम तक आपको पढ़ना है। अब यदि आपको नीड हो रही है 2 मिनट की, 5 मिनट की, कुछ थोड़ा-सा पढ़ने की, तो जो टाइम एक्स्ट्रा बचा रखा है आपने, आप उसमें उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि परेटो का प्रिंसिपल है कि सिंपली आपका जो काम है उतना एक्सपेंड करता है जितना उसके पास टाइम अवेलेबल होता है। सपोज़ कि आपका एग्ज़ाम 4 दिन बाद है, तो आप 4 दिन में तैयारी करोगे। आपका एग्ज़ाम 5 दिन बाद है, तो आप 5 दिन में सेम तैयारी करोगे, और 10 दिन बाद होता है तो आपकी तैयारी 10 दिन में भी सेम ही रहने वाली है। आपने ऐसा अपनी रियल लाइफ़ में कई बार देखा भी होगा, राइट? तो यदि आप उसमें थोड़ा टाइम कम कर दोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उस कम टाइम होने की वजह से आपका ब्रेन ज़्यादा फ़ोकस कर रहा होगा। और फिर भी यदि कुछ कमी रह जाती है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम आपने बचा रखा है, आप उसमें उस कमी को पूरा कर सकते हो। साथ ही एग्ज़ाम से पहले कुछ शुगरी आइटम खाने से बचें, क्योंकि शुगर स्टार्टिंग में तो आपको एनर्जी देगा, बट थोड़ी ही देर बाद, आधा 1 घंटे बाद वो आपके ब्रेन को क्रैश कर देगा। ब्रेन फॉग हो जाएगा काफ़ी, आप सही से सोच नहीं पाओगे। तो बेटर ये है कि अपने एग्ज़ाम से पहले कुछ शुगरी आइटम लेने से बचें। इसके साथ ही रिलैक्सेशन का बहुत महत्व है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि हमारा ब्रेन एग्ज़ॉस्ट कर चुका होता है, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए आपके एग्ज़ाम से पहले आपका ब्रेन रिलैक्स हो। यदि आपकी कम सोने की आदत है, तो आप एग्ज़ाम से पहले थोड़ा उसको बढ़ा दीजिए, अपने ब्रेन को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जितना ब्रेन रिलैक्स होगा, उतना एंग्ज़ायटी स्ट्रेस कम होगा और उतना आपका रिकॉल बेटर होगा, जिसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसके साथ ही परफेक्शन के पीछे मत भागिए। आप हमेशा ये मत सोचिए कि मुझे जितना आता था मैं उतना करके ही आऊँगा।
हो सकता है आप करके आओ, बट यदि आप इसे सोच के जाओ इतना करके ही आऊँगा, आपके ब्रेन पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा। तो परफेक्ट होने का प्रेशर हटाइए और उसके बाद जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको अच्छे से आप टैकल कीजिए। आप पाओगे कि आप प्रेशर हटाने के बाद एक्चुअली में ज़्यादा बेटर काम कर रहे हो, बजाय कि यदि आपको सिर्फ बोला जाए कि सिर्फ आपको परफेक्ट काम करना है, राइट? आपने वो एक स्टोरी भी सुनी होगी जिसमें ऐसा होता है कि एक बार 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है? एक ग्रुप से बोला जाता है कि मटका बनाना है, बट आपको सिर्फ परफेक्ट मटका बनाना है। दूसरे ग्रुप से बोला जाता है कि आपको मटके बनाने हैं, आप चाहे जैसे मटके बनाओ। लास्ट में सिर्फ ये देखा जाएगा किसका मटका बेटर है। तो ऐसा देखा गया कि जिसको बोला गया था कि आप सिर्फ एक मटका बनाइए, उसके मटके की क्वालिटी उन मटकों से बेकार थी, जिनको बोला गया था कि आप सिर्फ मटका बनाइए। तो आप देख पा रहे हो कि जिनको सिर्फ मटका बनाना था, वो धीरे-धीरे मटका बनाते के समय इम्प्रूव करते गए और जिसको सिर्फ एक बार में ही परफेक्ट मटका बनाना था, वो मटका नहीं बना पाया। तो नाउ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है, ना कि परफेक्शन पे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी कि थोड़ा-सा करेजियस बनिए। डरते मत रहिए कि भाई क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। यदि आपके अंदर करेज है चीज़ों को फेस करने का, तो आप ना केवल प्रॉब्लम्स जो आपके एग्ज़ाम में है, बल्कि ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम से आप भिड़ सकते हो, लड़ सकते हो। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, जज़्बा रहेगा और कई बार ऐसा हुआ कि आपके अंदर स्किल सेट भले ही कम है, बट आपके अंदर करेज ज़्यादा था। इसलिए आप वो काम कर पाए, जो बहुत सारे स्किल वाले लोग नहीं कर पाए। तो आपको भी ऐसा ही करना है, करेजियस बनना है। आई होप मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को टैकल किया है, उनको टच किया है। यदि फिर भी ऐसी कोई इश्यू रहे, यदि फिर भी कोई ऐसा इश्यू है जो रह गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और साथ ही ये भी बताएँ कि इन सारी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं, उसमें से आपको सबसे बेस्ट कौन-सा लगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।